गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वो था चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें अपन ने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। ये चीज़ अपन ने पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इसी में अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक इसी में अपन क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। जिस तरह अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, दो चैप्टर कैटेगरी में बांटा था रिफ्लेक्शन को। क्या एक रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस और दूसरा रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। उसी तरह रिफ्रैक्शन भी दोनों तरह के सरफेस के लिए पढ़ना है, एक प्लेन सरफेस के लिए और एक कर्व सरफेस के लिए। तो सबसे पहली बात अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 ही है, बस उसका ये टॉपिक है। अभी क्या पढ़ेंगे अपन, रिफ्रैक्शन। पहले पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन। सुनिए तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन। अभी पढ़ रहे हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान से समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए, मान लीजिए सपोज ये एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री क्या कर रही है, याद कीजिए अपन ने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ भी हमने आपको ऐसे बताया था कि ये क्या है, एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री क्या कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लीजिए इधर मीडियम 1 है, इधर एक मीडियम है और इधर मीडियम दूसरा है, इधर सेकेंड मीडियम है। एक तरफ मीडियम 1 है, दूसरी तरफ मीडियम 2 है। और ये क्या है, एक बाउंड्री है। एक बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट कर रही हैं, अलग अलग कर रही हैं। तो जब कोई लाइट रे, मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, ये लाइट रे क्या हुआ, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो इस लाइट रे को क्या कहेंगे अपन, इंसिडेंट लाइट रे। जब ये इंसिडेंट लाइट रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक किया, जो सरफेस दो मीडियम को बांटती है, अलग अलग करती है, तो यहाँ 3 काम होता है। कौन कौन, कुछ पोर्शन लाइट का इस सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लाइट का कुछ पोर्शन इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाता है। लाइट, इंसिडेंट लाइट रे इस सरफेस पे गिरा तो यहाँ टोटल 3 काम होंगे। कौन कौन, एक तो क्या होगा, जो लाइट रे इंसिडेंट होंगी इस सरफेस पे, तो इस लाइट को ये सरफेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पोर्शन को क्या करेगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी को तो कहते थे, उसी मीडियम में जो रिफ्लेक्ट कर गया इसी को ना कहते थे रिफ्लेक्शन। मगर अपने को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती थी कि ऐसा बाउंड्री, जो बाउंड्री दो मीडियम को क्या करती हो, सेपरेट करती हो, या एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग अलग बांटती हो। जब इस बाउंड्री पर या इस सतह पर कोई इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट का कुछ पोर्शन उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाता है, वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। तो जो रिटर्न होता है इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ पोर्शन क्या हो गया, एब्जॉर्ब। और कुछ पोर्शन क्या होती है, लाइट का कुछ पोर्शन क्या हो जाती है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है उसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये वाला प्रोसेस तो क्या कहलाया, ये वाला प्रोसेस कहलाया रिफ्लेक्शन, ये कहलाया रिफ्लेक्शन। मान लीजिए इस सरफेस पे गिरा, तो ये सरफेस पे जिस पॉइंट पर गिरा उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह। तो लाइट रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे, कुछ पोर्शन उसी मीडियम में लौट गया, जो उस मीडियम में लौटा उस फिनोमिना को, उस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जो कुछ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हुआ। जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हुआ ना,
उसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए लाइट रे ऐसे जाना था, ऐसे चला गया। अब सुनिए क्या है कि जब कोई लाइट रे किसी सतह पर, जो सतह दो मीडियम को अलग अलग बांटती हो, उस सतह पर टकराती हैं जब कोई लाइट रे, तो ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए ये अपने पाथ में परिवर्तन कर लेती है, ये अपने पाथ में क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुनिए मैं क्या बोला। देखिए क्या बोला मैंने बोला कि मान लीजिए ये क्या है? ये एक सरफेस है, जो सरफेस दो मीडियम को, एक इधर मीडियम 1 हो गया और एक इधर मीडियम 2 हो गया, दो माध्यम है, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2। जैसे मान लीजिए सपोज कि आप ऐसा मान लीजिए ये बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के इस साइड में मीडियम क्या है? एयर, और मान लीजिए कि इसके जस्ट पीछे क्या है? पानी है। तो क्या ये बोर्ड ऐसा क्या है? ये बोर्ड एक सरफेस हो गया जिस सरफेस के एक तरफ तो अलग मीडियम है जबकि दूसरी तरफ अलग मीडियम है। इसके एक तरफ कौन सा मीडियम? हवा, और इसके दूसरी तरफ कौन सा मीडियम? पानी। दो मीडियम अलग अलग हो गया। आपने देखा होगा एक्वेरियम, वो मछली जो रखा रहता है घर में डेकोरेशन के लिए, उसमें आपने देखा होगा वो कांच का बना होता है, अंदर में पानी होती है। बताइए मान लीजिए सपोज ये कांच का वो प्लेट है, ये कांच है, तो अंदर क्या है? एक्वेरियम के अंदर क्या है? वाटर है, और बाहर क्या है? एयर है। तो आप बताइए ये कांच क्या हो गया? दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इधर क्या हो गया? वाटर, और इधर क्या हो गया? एयर। तो क्या दो मीडियम अलग अलग हुआ ना? वही मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग अलग करती हो, जब इस सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पर एक क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, बोले तो अभिलंब कहते हैं। तो सुनिए क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? सुनिए, जब कोई व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन अ मीडियम विच सेपरेटिंग टू, जब कोई लाइट रे किसी एक माध्यम में, किसी एक सतह पर जब टकराती है कोई लाइट रे, जो सतह दो मीडियम को अलग अलग बांटती हो, तो इस लाइट रे के, ये लाइट रे क्या करती है? अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर जाती है दूसरे मीडियम में। जैसे लाइट रे अगर डायरेक्ट जाती तो क्या इस तरह जाएगी? ऐसे ही ना जाएगी, मगर लाइट रे ऐसे नहीं जाती है, ये क्या होती है? डेविएट कर जाती है अपने ओरिजिनल मीडियम। या तो ये इधर चली जाएंगी या तो ये इधर चली जाएंगी। देखिए अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं आता या इधर दूसरा मीडियम नहीं आता, तब ये लाइट रे सीधे इसी तरह चली जाती। मगर मीडियम दूसरा आने से क्या हुआ? लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, ओरिजिनली लाइट रे का डायरेक्शन ऐसे था, मगर ओरिजिनली ऐसे ना होके अगर लाइट या तो इधर डेविएट कर जाए या तो इधर डेविएट कर जाए, तो इसी घटना को, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सिंपल कहें तो जब प्रकाश रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयरर, दो मीडियम होती है, एक होती है रेयरर मीडियम, रेयरर जिसको कहते हैं अपन विरल, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम, और एक होती है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम जो क्या कहलाती है? सघन माध्यम। मतलब हम जनरली मीडियम को दो तरह से क्लासिफाई किए, कैसे कैसे? एक मीडियम ये कंपैरेटिव चीज है, तुलनात्मक है कि एक के तुलना में दूसरा, मतलब एक को कहते हैं रेयरर और दूसरे को क्या कहते हैं? डेंसर। मतलब एक मीडियम होती है रेयरर मीडियम और दूसरी मीडियम क्या होती है? डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम, डेंसर मीडियम को हिंदी में कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, अब ये सर रेयरर और डेंसर का क्या मतलब है? क्या है इसका मतलब? अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा मतलब समझते हैं अपन। रेयरर और डेंसर का मतलब समझाता हूं मैं आपको क्या होती है। रेयरर मीडियम में ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, और डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। जैसे मतलब समझाता हूँ, मान लो कोई इंसान अभी इस क्लासरूम में मान लीजिए मीडियम क्या है? एयर, तो इसमें हम दौड़ रहे हैं और एक बार क्या किए, इस क्लासरूम में पानी भर दिए पूरा। अब उस पानी में दौड़ेंगे, पानी इतना भरा हुआ है, मान लीजिए इस हाइट तक पानी भरा हुआ है, उसमें दौड़ेंगे।
आप ही हमको बता दीजिए, ज़्यादा फास्टली अपन कब दौड़ेंगे? जब हमारे क्लासरूम का मीडियम क्या हो? एयर हो। नहीं, पानी में हम उतना तेज़ी से दौड़ नहीं पाएंगे जितना तेज़ी से कि हम हवा में दौड़ पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हवा के मॉलिक्यूल्स उतना क्लोज नहीं है, जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं। इस कारण से उसका मॉलिक्यूल हमारे दौड़ने को क्या करता है? रोकता है। जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इसीलिए हम हवा में इजीली दौड़ पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब दो मीडियम होती है, एक रेरर मीडियम विरल माध्यम और एक डेंसर मीडियम सघन माध्यम। रेरर मीडियम में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप हवा और पानी में तो इजीली समझा दिए। मान लीजिए सर एक मीडियम वाटर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, कांच है, तब इसमें तो दोनों के मॉलिक्यूल्स पास है ना। तो आप चिंता नहीं करिए, आगे एक चीज़ और पढ़ाऊंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम के लिए ज़्यादा होती है, माना यही जाता है कि वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है। अभी हमने बोला ना कि ये जो दो मीडियम है रेरर और डेंसर, ये तुलनात्मक है, कंपैरेटिव चीज़ है, मतलब कंपैरेबल है कि एक के तुलना में दूसरा रेरर होगा, एक रेरर होगा तो उसके तुलना में दूसरा डेंसर होगा, ये चीज़ है। अब समझते हैं कि जब कोई लाइट रे रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर जाती है तो इंसिडेंट लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती है? दूसरे मीडियम में डेविएट हो जाती हैं। अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से ये क्या हो जाती हैं? डेविएट हो जाती हैं। मतलब जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाती हैं? दूसरे मीडियम में गई ना ये लाइट रे, मगर ये लाइट रे ऐसे नहीं गई सीधी, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हुआ? डेविएट हो गया, या तो इधर चला गया या इधर चला गया। कैसे जाएगा ये पढ़ेंगे, बस अपन अभी समझ रहे हैं कि जब कोई इंसिडेंट लाइट रे दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है, तो जब ये लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ डेविएट कर जाती हैं। इसी डेविएशन को क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए, दो मीडियम, एक रेरर मीडियम और दूसरा क्या होती है? डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम बोले तो विरल माध्यम, डेंसर मीडियम बोले तो सघन माध्यम। अब समझिए, मान लीजिए ये बाउंड्री है दो मीडियम को सेपरेट करने वाली, इधर मीडियम क्या है? रेरर है, और इधर मीडियम क्या है? डेंसर है। ये क्या हो गया? नॉर्मल। इस पॉइंट पर मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे आया तो इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो अभी क्या पढ़ा? ये ओरिजिनली क्या होगी? इधर जाएगी? नहीं, ये ओरिजिनली अगर इधर चल रही है तब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई लाइट रे ऐसे परपेंडिकुलरली क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, हाँ, और दूसरे मीडियम में ये इसी तरह प्रोपगेट हो गया। बताइए यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो कहेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। क्यों सर? अभी ना बताया। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से वो कुछ डेविएट कर जाती है, मगर इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो यही है, ये डेविएट कहाँ की? इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ये ध्यान रखेंगे कि अगर लाइट रे इस पे कैसे गिर जाए? परपेंडिकुलरली गिरे, इस पे लाइट रे कैसे गिरे? परपेंडिकुलरली गिरे, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये लाइट रे ऐसे, तो ओरिजिनली इसको ऐसे जाना था, मगर माना ये जाता है कि जब कोई लाइट रे, याद क्या रखेंगे, सुनिए, कि जब कोई लाइट रे रेरर से डेंसर जाती हैं तो ये क्या होती हैं? पहली बात तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ डेविएट करेगा। तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर जाती हैं तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती हैं। जब कोई लाइट रे किधर से किधर जाती है? रेरर से डेंसर आती हैं तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। कैसे? नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं, मतलब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे को ओरिजिनली इधर जाना चाहिए था, मगर चूंकि मीडियम दूसरा है तो ये क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ
टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ घूम गया। इसी को क्या कहते हैं कि जब हमारा लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगा, रेयरर से डेंसर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट रे ट्रांसमिट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट रे ट्रांसमिट होगा तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उल्टा अगर डेंसर से रेयरर जाएगा, अगर डेंसर से रेयरर जाएगा, मान लीजिए ये इधर मीडियम अब क्या है, डेंसर है, इधर मीडियम क्या है, रेयरर है, और ये नॉर्मल है। अब लाइट रे किधर से किधर आ रही है, डेंसर से आ रही है और जा रही है किधर, रेयरर में। तो ओरिजिनली कैसे जाता लाइट रे, ऐसे ना, ओरिजिनली ये जाता, मगर अब क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब लाइट रे सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। कोई दिक्कत? तो रिफ्रैक्शन होती क्या है, ये बात समझ में आया कि जब कोई लाइट रे किसी दो मीडियम को बांटने वाली किसी सतह पर टकराती हैं तो लाइट दूसरे मीडियम में जैसे जाती हैं तो वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसके पाथ में चेंज आ जाता है। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, फिर क्या याद रखेंगे, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अपन ने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, क्या ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज़ अपन ने देखा था, क्या क्या पढ़ा था, मैं याद दिलाता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन होती क्या है वो वहाँ देखा था। रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि जब कोई लाइट जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो इसी को, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अपन ने पहली बात पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है, लाइट के वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, लाइट के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, लाइट के स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, जो पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में। अब अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अब सुनिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। आप समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर मान लीजिए यहाँ हवा है, इस कमरे में, इस क्लासरूम में अगर मीडियम हवा है और एक बार क्या किया, इस क्लासरूम में पानी भर दिए, ऐसा ही क्लासरूम बगल में है मान लीजिए, उसमें पूरा का पानी भरा है। अब बताइए किसमें दौड़ना इजी होगा, जब मीडियम क्या होगा, इस कमरे का एयर होगा तो उसमें दौड़ना इजी होगा। क्यों? चूंकि सर एयर के मॉलिक्यूल्स अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। तो होगा क्या, हम दौड़ना चाहेंगे तो एयर का मॉलिक्यूल उतना हमको रोक नहीं पाएगा, जबकि हम पानी में दौड़ेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा हमको रोकना चाहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सिंपल वैसा ही बात है कि एक रूम में पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा एयर है, उसमें लाइट जलाए, और एक रूम में पूरा का पूरा पानी है, उसमें लाइट जलाए। आप देखिएगा जितना जल्दी इस वाले रूम में आपको उधर लाइट दिखेगा उतना जल्दी पानी होगा, तो पानी क्या करेगा, रोकना चाहेगा ना लाइट को, तो लाइट की स्पीड पानी में कम हो जाएगी। किसके तुलनात्मक, हवा के तुलनात्मक। क्लियर? तो लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। और आपने पढ़ा भी होगा, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर ही होता है, सॉरी 3 लाख किलोमीटर होता है लाइट का स्पीड, किसमें, एयर में। और सबसे अधिक होती है, ये इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हमने क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया
3 इंटू ऐसा बोल दें इसको 1000 इंटू 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 8 को लिख दिया 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 3 इंटू 1000, 3000 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए 3000 मीटर को लिख दें 3 किलोमीटर इंटू 10 टू दी पावर 5 इतना पर सेकेंड। 10 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हुआ 3 लाख, 1 2 3 4 5 इतना किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होती है कितनी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या ध्यान रखेंगे यहाँ इस बात से कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम के लिए क्या होती है अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है लाइट का स्पीड सबसे अधिक होती है हवा में, वायु में या निर्वात में। अब ध्यान से समझिए। तो पहला बात रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात, पहले रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा रे डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये मान लीजिए इधर है मीडियम 1, इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है। मतलब एक तरफ मीडियम रेयरर है, एक तरफ मीडियम डेंसर है। अब मान लीजिए लाइट ये क्या है नॉर्मल, लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ। अभी हमने बताया था आपको कि जब लाइट ये इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे तो कितने काम होगा 3 कौन कौन। कुछ लाइट का पोर्शन, मतलब लाइट पोर्शन इन द सेंस हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी कुछ यहाँ क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, सरफेस उसको अवशोषित कर लेगा, कुछ को उसी मीडियम में क्या कर देगा परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ को दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो क्या रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसा मान लीजिए है, सपोज ये मान लीजिए रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है डेंसर मीडियम में। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है तो क्या अपन कहेंगे व्हेन लाइट रे ट्रांसमिट्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है। अब ध्यान से समझना। तो ये मान लीजिए इस लाइट की इंटेंसिटी की मतलब होती है बाबू तीव्रता। ध्यान से समझिए इंटेंसिटी का क्या रियल मीनिंग क्या है। मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस रखा जहाँ पे एक टॉर्च जलाया, टॉर्च का लाइट देखिए कितनी वो चमकती हुई रोशनी आ रही है। जैसे यहाँ आया चमकती हुई रोशनी तो इस सरफेस पे टकराया ना, और टकराने के बाद ये मान लीजिए इधर गया। तो आप एक बात बताओ, जितनी चमकती हुई लाइट यहाँ आई क्या रिफ्लेक्शन के बाद उतनी चमकती हुई लाइट दिखती है क्या हमको? बिल्कुल नहीं दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, क्योंकि लाइट जिस इंटेंसिटी से आया ना उसका कुछ हिस्सा तो सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर दिया और कुछ को उसी मीडियम में वापस ला दिया। इसका मतलब अगर इस लाइट की इंटेंसिटी कुछ है तो क्या इस लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी या अलग होगी? अलग होगी तो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो अपन कहेंगे घट जाएगी। नहीं, मतलब ऐसे समझिए मेरे पास 10 जूल की एनर्जी थी, मैं एनर्जी से आपको समझाता हूँ क्लियर होगा। 10 जूल की एनर्जी थी मेरे पास और हमने किससे टकराया, इससे। तो यहाँ कुछ मेरा एब्जॉर्ब हो गया मेरी एनर्जी, मान लीजिए 2 जूल खपत हो गया, यहाँ कुछ जूल उधर ट्रांसमिट हो गया दूसरे मीडियम में, मान लीजिए 4 जूल ट्रांसमिट हो गया, 2 एब्जॉर्ब हुआ, 4 ट्रांसमिट हुआ या 5 ट्रांसमिट हो गया, तो 5 2 7 तीन ना वापस आएगा। तो घटा कि नहीं घटा? आई थी 10 वापस लौटी इधर कितने का 3 का, तो कम में ना हुआ। उसी तरह यहाँ कुछ एब्जॉर्ब होगा और दूसरे मीडियम में जो जाएगा लाइट उसकी भी इंटेंसिटी तो क्या होगी, कम में ना होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। मतलब ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। तो अपन डायरेक्ट लिख दें ऐसे, इंटेंसिटी डिक्रीजेज, मतलब तीव्रता जो है लाइट की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा पॉइंट इंटेंसिटी की बात हो गई। अगला पॉइंट स्पीड ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करते हैं। बताइए एक पहली बात, क्या प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए, मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, 2 अलग अलग मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम अलग अलग नहीं होगा तो कभी भी लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और अभी आपको एक बात और बताया कि जब भी मीडियम अलग अलग होगा
तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप ही बताइए, लाइट आया इस मीडियम में, ये इंसिडेंट लाइट रे है, इसकी मान लीजिए कुछ ना कुछ स्पीड है। जैसे लाइट दूसरे मीडियम में गया तो क्या अब लाइट की स्पीड वही रहेगी या कुछ और होगी? अब लाइट की स्पीड वही रहेगी या कुछ और होगी? इस मीडियम में मान लीजिए लाइट आ रही है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से सपोज, तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड चेंज होगा या नहीं होगा? इस मीडियम में लाइट का स्पीड चेंज होगा ना। तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और हो जाएगा, कितना होगा पता नहीं, मगर चेंज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। कोई दिक्कत? और सिंपल सा ऐसे सोचो कि सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में होती है? एयर में। तो बाकी किसी और मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा? किसी और मीडियम में लाइट का स्पीड तो उससे कम ही होगी ना, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, बाकी हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड एयर के तुलना में कम होती है। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग लाइट का स्पीड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। यहाँ मतलब हुआ कि प्रकाश के चाल में कोई मतलब प्रकाश के चाल में प्रकाश के अपवर्तन के दौरान परिवर्तन होता है, बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया था। फ्रीक्वेंसी को आप सिंपल समझ सकते हैं किससे? कलर से। मान लीजिए बाबू कि कोई रेड कलर की लाइट आई, मान लीजिए ये कैसी कलर की लाइट है? रेड कलर की। तो बताइए, भले ये दूसरे मीडियम में जा रही है, मगर क्या ये दूसरे मीडियम में लाइट क्या कलर रेड दिखेगा या कोई और दिखेगा? आप ही बता दीजिए। रेड ना दिखेगा, सिंपल सी बात है कि रेड कलर की लाइट अगर इंसिडेंट होके इस सरफेस पे आई तो दूसरे मीडियम में जो लाइट गई तो उस लाइट का कलर रेड ही होगा, या फिर इसी मीडियम में जो वापस लौटता तो उस लाइट का भी कलर क्या होता? रेड ही होता। हम भले ये कहते सर ये रेड की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ भी थोड़ा कम होगा, मगर होगा तो रेडे कलर ना, हाँ कि ना? मान लीजिए यहाँ डार्क रेड है तो हो सकता है यहाँ उतना डार्क नहीं दिखे, क्योंकि सरफेस तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ भी एब्जॉर्ब करेगा। तो हम ऐसा कहते हैं, सुनिएगा, कि कभी भी चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, फिनोमिना चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो या रिफ्रैक्शन का हो, कभी भी लाइट के कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। और जब कलर में कोई चेंज नहीं होता है तो कलर के लिए कौन सा पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मतलब प्रकाश की आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य। अब पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये है सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये है न्यू, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। मतलब ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, सी बराबर एल लैम्डा, सी बराबर एल लैम्डा, या सी को ही लिख देता है भी बराबर एल लैम्डा। अब ध्यान से समझिए, ये भी क्या है? ये भी है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी है स्पीड ऑफ लाइट। एन क्या है? एन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझिए, v बराबर एल लैम्डा या c बराबर न्यू लैम्डा, कंफ्यूज नहीं होना है, सुनिएगा ध्यान से। c क्या है? c भी स्पीड ऑफ लाइट है, मगर ये लाइट का स्पीड किस में है? c एयर के लिए, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी को क्या कहते हैं? अपन c कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, c बराबर जो न्यू लैम्डा हुआ, तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसी न्यू के जगह कभी कभी f लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होने का।
ये n भी क्या है, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी लिखा रह सकता है, बस सिंपल समझिए लाइट का स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ध्यान से समझिए यहाँ कि v बराबर हो गया एल लैम्डा। अब ध्यान से इधर देखो, बोलो v क्या है, लाइट का स्पीड है ना। आप ही बताओ क्या रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग लाइट के स्पीड में चेंज होता है या नहीं होता है, तो हम कहेंगे चेंज होता है, लिखा तो है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, मतलब ये चेंज होगा। बताओ ये कौन है, फ्रीक्वेंसी। क्या रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा, अभी लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इट, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज आइदर ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कभी भी प्रकाश की आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो इधर देखिए v बराबर क्या हो गया, एल लैम्डा। v क्या है, लाइट का स्पीड। बताइए क्या जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट के स्पीड में चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। अब आप ही बताइए तो ये लेमडा n पे डिपेंड करेगा या v पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है सर n कांस्टेंट है तो n पे थोड़े डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, v पे। अब आप ही बता दीजिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं लेमडा v के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो बताइए अगर v चेंज होगा तो लेमडा भी चेंज होगा, अगर v घटेगा तो लेमडा भी घटेगा, v बढ़ेगा तो लेमडा भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेज, मतलब लाइट के वेवलेंथ में भी क्या होगा, चेंज होगा, लाइट के वेवलेंथ में भी चेंज होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, लाइट के वेवलेंथ में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये था क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की होती क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ड्यूरिंग क्या क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होती है वो हमने बताया कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो इसी घटना को, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया कि ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है, दो मीडियम का, अलग अलग दो मीडियम का होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन कब मानेंगे रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और दूसरे मीडियम में जाने में अगर लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो गई, डेविएट हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। फिर आपको क्या बोला हमने कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी, अगर लाइट रे क्या होगी, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी, और लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। फिर आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिफ्रैक्शन के लिए, क्या, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या हो जाती है, घट जाती है। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी, लाइट के फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है मगर वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आगे देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। अब म्यू बराबर क्या होता है, सुनिए, म्यू बराबर होता है c/v, म्यू बराबर क्या होता है, c/v। म्यू की क्या डेफिनेशन होती है, सुनिए ध्यान से, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ध्यान से सुनिए क्या है। अभी हमने आपको नहीं बताया था कि सर एक मीडियम एयर है, हवा है, और दूसरा मीडियम क्या है, पानी है। तो क्लियर हम आपको एक विजुअलाइज करके हमने आपको बताया कि एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम, और पानी क्या हो गया, पानी हो गया डेंसर। जैसा हमने आपको बताया कैसे कि सर एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो वो हो गया विरल, और पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो वो क्या हो गया, डेंसर, बोले तो सघन। अब ध्यान से समझिए ये क्या है। तो सर जैसे दो मीडियम ऐसा ही मिले, एक पानी और एक कांच, तब इसमें कैसे पता लगाएंगे कौन ज़्यादा डेंसर है कौन रेयर है। तो देखिए वैसे लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा, मगर उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर आती है, वो पैरामीटर डिफाइन होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या होती है, ये रेशियो होता है किसका, C/V। C क्या है, लाइट का स्पीड इन एयर, लाइट का स्पीड इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। लाइट का स्पीड कहाँ, एयर या वैक्यूम में, बटे लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम में। ये भी लाइट का स्पीड है, ये भी लाइट का ही स्पीड है। तो सर अंतर क्या है, C का मतलब लाइट का स्पीड इन एयर, लाइट का स्पीड इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फिक्स होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, एक और कहते हैं इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, या तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, तो म्यू बराबर क्या होती है, C/V। मतलब म्यू क्या है, रेशियो किसका, लाइट के स्पीड का रेशियो, मगर लाइट का स्पीड एक बार कहाँ, एयर में, और दूसरे बार कहाँ, किसी और मीडियम में। तो C है लाइट का स्पीड इन एयर जो कि फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V क्या है, लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में, लाइट का स्पीड पानी में, लाइट का स्पीड कांच में, लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में। ठीक, अब सर ये म्यू क्या है, अगर मान लीजिए जैसे क्या है, मान लीजिए आपको अगर म्यू डिफाइन करना है किसके लिए, ग्लास के लिए। मतलब इसका मतलब समझिए पहले क्या है, अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफाइन करनी है, ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना होगा तो अपन कहेंगे म्यू ग्लास बराबर, तो सुनिए क्या लिखेंगे, देखो बाबू, म्यू बराबर क्या है, C/V। C क्या है, लाइट का स्पीड इन एयर, C क्या है, लाइट का स्पीड इन एयर, और V क्या है, लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, म्यू बराबर C/V में C क्या है, लाइट का स्पीड इन एयर, और V क्या है, लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है। क्लियर है, तो अपन क्या म्यू बराबर लिखेंगे C/V। तो अगर हम लिखेंगे म्यू ग्लास तो पता है क्या लिखेंगे, C/V ग्लास। इसका मतलब समझिए कि अगर सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा ना, तो कैसे निकालेंगे, लाइट का स्पीड इन एयर बटे लाइट का स्पीड इन ग्लास। मतलब एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइड कर दीजिए किस में, कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ग्लास के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए अगर अपने को म्यू वाटर निकालना है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या लिखेंगे, म्यू वाटर लिखेंगे C/V वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या लिखेंगे, C, बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ ये बात। अब अभी सुनिए, मैंने आपको बताया कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है किसमें, एयर में। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, तो लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, और होती कितना है, इतना।
क्या इसके अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड क्या इससे कम ही होगी? हाँ या ना? सिंपल सी बात है सर, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बाकी हर एक के मॉलिक्यूल्स तो पास पास ही होंगे ना उसके तुलना में। तो बताइए, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो लाइट को जाना इजी होगा, मतलब लाइट की स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा होगी, मगर जहाँ मॉलिक्यूल पास पास होगा क्या लाइट की स्पीड वहाँ घट नहीं जाएगी? तो हम ऐसा कह सकते हैं, एयर के रेफरेंस में, एयर के कंपेरेबल, एयर के तुलना में बाकी हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब आप बताओ, म्यू बराबर आपको हमने बताया c/v। c क्या है? लाइट का स्पीड जो सबसे ज़्यादा होगी, बाकी किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या इससे कम ही होगी? आप ही सोचो, ऊपर ग्रेटर नंबर डिवाइडेड बाय नीचे इससे स्मॉलर नंबर, छोटा भी स्मॉलर, मगर है तो स्मॉलर ही ना, और इससे छोटा भी नंबर स्मॉलर होगा तो इसकी वैल्यू ना हमेशा 1 से बड़ी ही होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 से बड़ी होगी। अच्छा, एक बात तो बताया ही नहीं मैंने, मतलब हम क्या समझे, सुनिए, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमेशा 1 से बड़ी ही आएगा, म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आएगा। बताइए, क्या म्यू का वैल्यू 1 आ सकता है? क्या म्यू का वैल्यू 1 आ सकता है? आंसर होगा हाँ सर। क्यों सर? सुनिए, अगर अपने को म्यू एयर निकालना है ना, तो पता है फॉर्मूला तो वही चलेगा। देखो, म्यू ग्लास बराबर क्या लिखा था? c/v ग्लास। म्यू वाटर बराबर क्या लिखा? c/v वाटर। तो म्यू एयर बराबर क्या लिखेंगे? c/v एयर। हाँ या ना? और अपन जानते हैं एयर में लाइट का स्पीड क्या c के बराबर ही होता है, और c से c बताइए कट गया, कितना आ गया? 1। तो क्या म्यू का वैल्यू 1 भी होता है? हाँ। तो हम क्या कहेंगे एयर के लिए? किसके लिए? एयर के लिए, हवा, वायु या निर्वात के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1। हमेशा किसके बराबर? 1। तो कभी भी क्वेश्चन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ नहीं होगा, तो हम क्या मानेंगे? 1। बाकी किसी भी मीडियम के लिए, बाकी और मीडियम का आपको दे देगा, बाकी किसी भी मीडियम के लिए हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझेंगे कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सही है या गलत है? तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होगी। सिर्फ एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर आपसे पूछे बताइए 1 किसके लिए होगा, तो अपन कहेंगे 1 किसके लिए होगा? एयर के लिए। और 1 से बड़ी हमेशा किसी भी मीडियम के लिए 1 से बड़ी होगी। कोई पूछेगा कैसे, तो क्या बताएंगे? कहेंगे सर लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होती है, और लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में, लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में एयर की तुलना में कम ही होती है। तो बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर तो 1 से ज़्यादा ही होगा, इसीलिए अपन ने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यहाँ तक कोई परेशानी? इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिगार्डिंग सीख लेते हैं। चलिए, तो क्या क्या देखा? म्यू बराबर एक फॉर्मूला देखा अपन ने अभी, c/v। फॉर्मूला याद रहेगा क्या? म्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो म्यू बराबर क्या होगी? c/v। c क्या है? लाइट का स्पीड इन एयर या वैक्यूम। v क्या है? लाइट का स्पीड इन दैट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी फाइंड आउट। v क्या है? लाइट का स्पीड उस मीडियम का जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है। और पहला पॉइंट क्या बोला था इस म्यू के लिए कि म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मगर याद रखेंगे कुछ डेटा एयर के लिए कभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा। तो म्यू एयर के लिए कितनी होती है? 1। ठीक है। हाँ, एक चीज़, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं कहीं बुक में म्यू से भी दिखाते हैं, इसको कहीं कहीं इसको एन से भी दिखा देगा, चिंता करने की बात नहीं है। जो भी लिखेगा तो पहले लिख देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे दिखाया है। अच्छा,
याद रखेंगे कुछ डेटा। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 4/3, बोले तो 1.33। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2, बोले तो 1.5। अब देखिए मैंने ये जनरल डेटा लिखा है, पानी तो चलिए ठीक है। ग्लास बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ग्लास डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे? जैसे जो अपन चश्मे के ग्लास होती है वो ग्लास का टाइप, और जो डोर में लगा होता है या विंडो में लगी होती है वो ग्लास, या फिर जो कार के सामने वाले में लगा होता है वो ग्लास। अब देखेंगे हर एक ग्लास का टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप है। तो इसीलिए अलग अलग ग्लास के लिए अलग अलग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ ग्लास लिख दिया जाए और क्वेश्चन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है और हमको यूज करना है, तो हम क्या ले लेंगे उसके जगह वैल्यू 3/2 दैट इज 1.5 ले लेंगे। और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब एक चीज ध्यान देना कि म्यू बराबर c/v। c क्या है? लाइट का स्पीड, किसमें? एयर या वैक्यूम में। v क्या है? लाइट का स्पीड है, किसमें? किसी मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ऊपर भी लाइट का स्पीड, नीचे भी लाइट का ही स्पीड। बताइए ये स्पीड है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और नीचे भी तो क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो ये भी रहा मीटर पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड निपट गया? तो क्या म्यू की कुछ यूनिट होगी क्या? नहीं। तो हम कहेंगे म्यू जो होती है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है ये कैसी होती है? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और जब कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये क्या होती है? इकाईहीन होती है तथा विमाहीन होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होती है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज और आता है, ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है, ये तो था एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए याद कीजिए, रिलेटिव वर्ड कहीं और यूज किया है अपन ने। रिलेटिव स्पीड निकाल रहे थे इमेज की, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऐसा किया था क्या अपन ने? रिलेटिव वर्ड यूज हो रहा है। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के सापेक्ष। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो पता है इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1 का, किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। क्या बोला अपन ने? मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। क्या पढ़ेंगे इसको? 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। इसी को अपन ऐसे लिखेंगे μ1/μ2। इसी को क्या लिखेंगे? μ1/μ2। इसका मतलब हुआ जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। इसको इजी से कैसे याद रखेंगे? इजी वे में, जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? 1 का, किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो μ1/μ2। इसी को क्या बोलेंगे? 1 का किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे क्या? μ1/μ2। याद क्या रखेंगे? जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में, जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। जैसे मैं अगर कहूं कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बोलो कैसे लिखेंगे? μg, यहाँ लिखेंगे ग्लास, यहाँ क्या लिखेंगे? वाटर।
क्या इसको ऐसा लिख दें, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। और अभी अपन ने डेटा लिखा था क्या, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/2 डिवाइड 4/3, क्या ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, बोले तो 3 3 जा 9/8। क्लियर है। आगे मान लीजिए आपको क्या देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, म्यू वाटर, यहाँ ग्लास के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे इसको, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी। म्यू डब्ल्यू बोले तो वाटर का कितना 4/3, ग्लास का कितना 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3 डिवाइड बाय 3/2, ये बन गया 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये बन गया 8/9। यहाँ देखिए आप ऐसा मत कहिएगा सर यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आ गया। बाबू यहाँ देखिए मैंने यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अपन ने की थी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। आज अपन यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।